तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ आईएएस एकेडमी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी के कोर्स को। तो इन द प्रीवियस क्लास हमने ये डिस्कस किया था कि पॉलिटी का जो कोर्स है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या हमने स्टार्टिंग लाइन की बात के बारे में बात करा था। ओके, इसके अलावा कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिटी का होता है उसको हमने कवर करा था पिछले क्लास में। ओके, तो आज उसी कॉन्सेप्ट की श्रृंखला को आगे हम ले चलेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि इसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से जरा समझिए चीज़ों को। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का मतलब ये होता है कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, उसका जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, क्लियर है, उसका इतिहास क्या है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। ठीक है, तो ऑलरेडी इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुआ, लेकिन 1600 से लेकर 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ठीक है, दे वर्क एज, ठीक है, मतलब इनकी मोनोपोली थी। ठीक है, तो इनका जो मोनोपोली था, यानी ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी कैन टेक कंसिडर ऑफ अफेयर ऑफ इंडिया। आ रहा समझ में? तो इंडियन स्टेट के बारे में कौन डिसाइड कर रहा है? डिसाइड कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रेगुलेशन स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, दैट वाज अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बट रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ खामियां हैं, दैट्स वाई आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो क्या खामियां, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर आता है चार्टर एक्ट। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ओके, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ठीक है, देखिए, आप जानते हैं कि दो तरह का पॉलिटिकल सेटअप होता है। ठीक है, पॉलिटिकल सेटअप होता है, एक होता है मोनार्की, ठीक है, एक होता है मोनार्की, और दूसरा जो होता है रिपब्लिकन। तो सेकंड क्या है? रिपब्लिक। अब जो मोनार्की है, मोनार्की में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, जो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, यानी राज्य का जो सर्व प्रमुख है, सर्व जो राज्य का मुखिया है, ठीक है, उसका जो पोस्ट होगा वो क्या होगा? हेडिटरी होगा, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, जो पोस्ट को होल्ड किया जाएगा दैट वाज हेरिडिटरी। बट रिपब्लिकन स्टेट के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर जो है, ठीक है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसका इलेक्शन किया जाता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर क्या है? रिपब्लिकन है, तो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट, मतलब इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। समझ में आ रहा है? और यूके के अंदर क्या होता है? यूके के अंदर मोनार्की है। जापान के अंदर क्या है? मोनार्की है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है, ओके, ये पोजीशन क्या है? बाई हेडिटरी है। आ रहा समझ में? मतलब राजा का बेटा राजा होगा, ये यहाँ पे प्रथा चलती आ रही है। ओके, लास्ट क्लास हमने टॉपिक डिस्कस किया था सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। ठीक है, तो हमने वहाँ पे बात ये किया था कि मॉन्टेस्क्यू एक पॉलिटिकल फिलोसफर है जिसने थ्योरी ये दिया था कि जैसे मान लीजिए कि ये स्टेट है, ठीक है, मतलब राज्य है, तो राज्य जो है, ठीक है, या राज्य का जो गवर्नमेंट है, इट कॉम्प्राइज ऑफ 3 ऑर्गन्स। तो पहला ऑर्गन क्या है? पहला ऑर्गन है लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव वो बॉडी होता है जो लॉ को बनाता है, कानून का डेवलपमेंट करता है, ठीक है, लॉ बनाता है। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, हमारा संसद है। सेकेंड बॉडी था एग्जीक्यूटिव, और इसका मेनली काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो जैसे पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका काम क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और थर्ड है जुडिशरी, थर्ड है जुडिशरी। क्लियर है? तो यदि आपसे पूछा जाए कि मॉन्टेस्क्यू का जो थ्योरी है, ठीक है, वो कैसे जो है पुराने थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी से अलग है, तो जो ट्रेडिशनल स्टेट था उसके अंदर क्या होता था? राजा होता था, किंग होता था, मतलब मोनार्की था। क्लियर है? तो जो ट्रेडिशनल स्टेट है वहाँ पे क्या है? मोनार्की है। और मोनार्की में क्या है कि किंग जो है, किंग, ठीक है, वो स्टेट का सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, यानी किंग के द्वारा कहा गया वाक्य क्या है? लेजिस्लेटिव है।
किंग ने जो बोल दिया वही कानून हो गया, लेजिस्लेटिव। किंग ने जो बोल दिया, किंग का ऑर्डर क्या है, एग्जीक्यूटिव है। ओके, और किंग क्या है, जज भी है, ठीक है। तो किंग के पास जुडिशरी का भी पावर है, तीनों पावर है, जुडिशरी का पावर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किंग के पास पावर सबस्यूम हो रहा है, पावर मर्ज हो रहा है, मतलब फ्यूजन ऑफ पावर है, ठीक है, या पावर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किंग क्या है, तो किंग क्या है, किंग एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल है। किंग क्या है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल है। और जब सिस्टम सेंट्रलाइज होगा तो क्या वहाँ पे ऑटो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा, नहीं फिक्स होगा। आ रहा समझ में, क्योंकि तीनों ऑर्गन के आपस में फ्यूज हो गया, मतलब एक ही किंग के पास सारा पावर है, एक इंडिविजुअल के पास सारा पावर है, ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न स्टेट होता है, मतलब जो आज का स्टेट होता है, जो इमर्ज हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बोला गया कि भाई किंग के पास यदि पावर रहेगा, मतलब कि किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है, तो जिसके पास पावर पूरा होता है वो क्या होता है, करप्ट होता है, ठीक है। एक बहुत बहुत फेमस से है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, पावर करप्ट। यदि आपके पास पावर होगा तो करप्शन होना ही होना है, तय है करप्शन होना, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे क्या है, पावर कैसा है, पावर यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर है, सिस्टम क्या है, सेंट्रलाइज है, और पावर का फ्यूजन है, क्लियर है, ठीक है, पावर का कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ करप्शन का लेवल क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो मॉडर्न स्टेट दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ मॉन्टेस्क्यू। और मॉडर्न स्टेट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, ठीक है, तो स्टेट का के अंदर एक बॉडी होता है लेजिस्लेटिव। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है। एक बॉडी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। जैसे इंडिया के अंदर सेंट्रल लेवल पे पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और स्टेट लेवल पे सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात करा था। और थर्ड जो व्यवस्था है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जुडिशरी। थर्ड व्यवस्था क्या है, जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी। ओके, जैसे इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया के अंदर हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये मॉडर्न स्टेट है। अब मॉडर्न स्टेट में क्या हो रहा है कि पावर का डिफ्यूजन हो रहा है, पावर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब पावर डिफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अथॉरिटी है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये जो अथॉरिटी है वो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और भारत का संविधान क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है किसको, लेजिस्लेटिव को, ठीक है। ये पावर प्रोवाइड करता है किसको, एग्जीक्यूटिव को, और यही पावर प्रोवाइड करता है जुडिशरी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स, ठीक है, बाई विच लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दे ऑल डिराइव देयर पावर। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, पावर का फ्यूजन नहीं है बल्कि पावर का फिजन है, पावर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो पावर डिसेंट्रलाइज हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइज हो रहा है, ठीक है। यदि मान लो पार्लियामेंट ने क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मतलब पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ये रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव। क्लियर है, लेजिस्लेटिव यानी सरकार ने जब कोई विधायिका लाया, कोई भी नया विधेयक लाया, ठीक है, कानून लाया, तो उस कानून के लिए क्वेश्चनिंग कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट के अंदर होता है। पार्लियामेंट क्या करता है, सरकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो एक तरह से सरकार की जो अकाउंट मतलब अकाउंटेबिलिटी उसको तय करता है, ठीक है। तो सरकार जो है जिम्मेदार टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव। इसके अलावा जो दोनों है उसकी जिम्मेदारी किसके टुवर्ड्स है, जुडिशरी के टुवर्ड्स। और जुडिशरी किसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हर एक ऑर्गेन जो है एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे करप्शन का चांस क्या होगा, मिनिमाइज होगा। करप्शन खत्म नहीं होगा बट करप्शन का चांस मिनिमम हो जाएगा, करप्शन कम होगा, ठीक है। आ रहा समझ में। यहाँ करप्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये स्टेट कैसा है, ये डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट है। तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है, पावर डिफ्यूज होता है। यहाँ पे पावर क्या होता है, पावर कॉन्सेंट्रेट होता है। अब दोबारा अब चले जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सेंट्रलाइज है। अरे समझ में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऑल पावर है। क्लियर है। और अब स्टेट का थ्योरी डेवलप हो रहा है कि इंडिया के अंदर पहले बनेगा लेजिस्लेटिव बॉडी, फिर एग्जीक्यूटिव बनेगा, फिर जुडिशरी बनेगा। तो सबसे पहला कानून आया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। उस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस कानून को समझिए जरा, कानून के अंदर क्या प्रोविजन था। क्लियर है। तो पहले क्या था कि इंडिया के अंदर 3 ऑटोनोमस स्टेट था या प्रोविंस था, ठीक है। तो पहला प्रोविंस था कैलकाता, सेकंड प्रोविंस था बॉम्बे, और थर्ड था मद्रास। क्लियर है। और ये तीनों क्या है, अपने आप में ऑटोनोमस है, मतलब कि इस स्टेट को रूल किया जा रहा है एक गवर्नर के द्वारा, गवर्नर ऑफ बंगाल। इसको रूल किया जा रहा है गवर्नर ऑफ मद्रास के द्वारा, और इसको रूल किया जा रहा है गवर्नर ऑफ बॉम्बे के द्वारा। और ये तीनों आपस में ऑटोनोमस है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पावर का क्या है, पावर का फ्यूजन अभी है, ठीक है। पावर का क्या है, फ्यूजन है। तीनों का अलग अलग पावर है, ठीक है, तीनों का अलग अलग पावर है। लेकिन जैसे ही ये एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है,
तो जो बंगाल है, बंगाल, ठीक है, तो जो बंगाल का गवर्नर है उनको, ठीक है, इन दोनों का पावर सबमिट कर दिया जाता है। आ रहा समझ में? तो यानी कहने का मतलब बंगाल के जो गवर्नर होंगे अब वो बन गए गवर्नर जनरल, ठीक है, और ये जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, दोनों को क्या बना लेंगे, दोनों को बना लेंगे अपना सबऑर्डिनेट, ठीक है, यानी ये बन गए सबऑर्डिनेट और ये भी बन गए और ये भी बन गए सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास बोथ बिकेम सबऑर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो पहला प्रोविजन क्या है देखिए, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल है इसका डेरिवेशन चेंज हो गया, ठीक है, अब ये बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हेड ऑफ स्टेट है, तो हेड ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए क्या होता है, एक बॉडी होता है, ठीक है, जो बॉडी क्या करता है, इनको सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारे शासन व्यवस्था है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी का जो शासन व्यवस्था उसमें क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, आई एम सॉरी, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नीचे नहीं होते, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो अल्टीमेटली स्टेट के अंदर जितने भी एक्शन होते हैं, ठीक है, ऑल एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को असिस्ट करते हैं इस कार्य को करने के लिए पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आ रहा समझ में? तो यदि इससे हम इस मॉडल से हम कंपेयर करें तो उस समय क्या था, एक सिस्टम बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल, क्लियर है? तो जो गवर्नर जनरल बंगाल है, ठीक है, ही इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रेसिडेंट इन करंट सिस्टम, ठीक है, इन करंट सिस्टम, और इनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, ठीक है, यानी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, और अभी लेजिस्लेटिव बॉडी का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि स्टेट के लिए 3 तरह की बॉडी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, लेकिन अभी कौन सी बॉडी बनी है, सिर्फ अभी बनी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, और इस एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर 4 मेंबर हैं, क्लियर है, 4 मेंबर हैं, और ये फाइनली क्या कर रहे हैं, ये असिस्ट कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नर इन इंडिया, जैसे गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ यूपी। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बिहार और गवर्नर ऑफ यूपी है, जितने भी स्टेट के गवर्नर हैं, ठीक है, दे ऑल आर सब ऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही अब क्या होगा, जो गवर्नर जनरल बंगाल है इसके सब ऑर्डिनेट कौन हो जाएंगे, तो इसके अधीन सब ऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है, गवर्नर ऑफ मद्रास, क्लियर है, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे। तो दोबारा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, दोबारा लिख दीजिए क्या यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, क्या लिखा है देखिए, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड टू असिस्ट गवर्नर जनरल, और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल उनका नाम है वॉरेन हास्टिंग। तो पहले वाले का नाम क्या है, पहले वाले का नाम है वॉरेन हास्टिंग, ठीक है। इसके अलावा और फीचर क्या है, तो जो गवर्नर ऑफ मद्रास है और बॉम्बे है, दे बिकेम सब ऑर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके अलावा जुडिशियल बॉडी भी एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, तो जुडिशरी भी एस्टेब्लिश किया गया। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 है, इसके अंदर जुडिशरी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेटिव के तौर पे भी काम कर रहा है, ठीक है, बट ये जो बॉडी है एक्चुअली एग्जीक्यूटिव बॉडी ही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में 1774 में, और इसके अंदर कौन होगा, एक चीफ जस्टिस होगा, इसके अलावा 3 क्या होंगे, अदर जज होंगे, और जो पहले चीफ जस्टिस है उनका नाम है एलिजा इम्फे, ठीक है, एलिजा इम्फे, ओके। इसके अलावा प्रोहिबिटेड सर्वेंट ऑफ कंपनी फॉर प्राइवेट ट्रेड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी वर्कर है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। इसके अलावा ना तो वो गिफ्ट ले सकते, ना ही ब्राइब ले सकते हैं, ओके। और इसके अलावा एक बॉडी क्रिएट किया गया, इस बॉडी का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये नई बॉडी है, और ये गवर्निंग बॉडी है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, और इसका मेन काम है कि ये क्या करेगा, ये रिपोर्ट तैयार करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, सिविल अफेयर के बारे में, और मिलिट्री अफेयर के बारे में, इन तीनों चीज़ों के बारे में क्या करेगा, ये रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है। तो आप कोड बना सकते हैं, CMR, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू के बारे में क्या करेगा, ये रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है।
और उस रिपोर्ट को सबमिट करेगा। कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बॉडी बना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये जो बॉडी बना है, इसके पास इसके अंदर 3 सब्जेक्ट है, यानी कि रेवेन्यू अफेयर को ये देखेगा, तो फाइनेंस इसी के पास हो गया, ठीक है। अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये सिविल अफेयर को देखेगा और ये मिलिट्री अफेयर को भी देखेगा, ठीक है। आ रहा समझ में? तो मुझे एक बात बताइए कि सब्जेक्ट के मामले में इसके पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, क्लियर है। और जहां भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा वहां पे क्या होगा? करप्शन होगा, ठीक है। तो ये इस एक्ट का बहुत बड़ा फ्लॉज और कमी था, ठीक है। तो इसी फ्लॉज को दूर करने के लिए जो है एक रिफॉर्म लाया गया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो देखिए क्या है ये एक्ट। तो अगला कानून आया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया, ठीक है। इसको अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 भी बोलते हैं या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके पहले आया और इसी का जो है इसके बाद कौन आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया। और पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके पास पहले कौन सा पावर था? तो पहले उसके पास था पॉलिटिकल पावर प्लस, है ना, रेवेन्यू पावर, मतलब पॉलिटिकल पावर हो गया, ठीक है। सॉरी, ये पॉलिटिकल पावर हो गया प्लस फाइनेंस का, दोनों का पावर था। तो इन दोनों पावर को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो कमर्शियल फंक्शन है इसके लिए अलग बॉडी बनाया गया, यानी कि फाइनेंस को अलग बॉडी देखेगा, ठीक है। और जो पॉलिटिकल अफेयर है उसको अलग बॉडी देखेगा, ठीक है। आ रहा समझ में? तो यहाँ देखिए जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसके तहत जो है 2 बॉडी बनाया गया। पहला बॉडी बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सेकंड बॉडी बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका काम है पॉलिटिकल फंक्शन को देखना, जबकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये देखेगा कॉमर्शियल एक्टिविटी को। गुड। इसके अलावा सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया, तो इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट जब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज रहते हैं 3 चीज़ों के अंदर, ठीक है। एक होता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, एक होता है डायरकी और एक होता है डुअल गवर्नमेंट। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लोग इसको कॉमन समझ लेते हैं, ठीक है। और जनरली यूपीएससी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे डबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, बिल्कुल क्लियर अप हो जाइए, ठीक है, कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 2 बॉडी को स्टैब्लिश किया गया। पहला बॉडी था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? पॉलिटिकल अफेयर को देखेगा, जबकि जो बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये देखेगा कमर्शियल एक्टिविटी को, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, डबल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका पावर क्या होगा? तो सुपरवाइज सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, रेवेन्यू, ब्रिटिश पोजीशन इन द इंडिया, ये इसका काम होगा। हमने इसलिए कोड बनाया है सीएम बिहार, ठीक है, डबल गवर्नमेंट। तो इस कोड से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सी फॉर क्या हुआ? सिविल, एम फॉर मिलिट्री, ओके, बिहार, तो बी फॉर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ठीक है, एंड आर फॉर रेवेन्यू। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं, ओके। ठीक है, तो आज इतना, रेस्ट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।